हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे आप लोग? वेलकम टू हाउस एकेडमी। और आज हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ये आपने पहले भी सुना होगा इसके बारे में। करंट देखिए होता क्या है, इसको समझते हैं चीज़ को। जब किसी भी डिवाइस में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, किसी भी डिवाइस में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, चाहे वो एसी हो, चाहे वो फैन हो, चाहे वो टीवी हो, या कोई सा भी डिवाइस हो। और बहुत सारे डिवाइस तो ऐसे भी होते हैं जो हीटिंग इफेक्ट पर ही काम करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर, गीज़र हो गया, ठीक है, रूम हीटर हो गया, वाटर हीटर हो गया, बहुत सारे डिवाइस है। सो अभी हम स्पेसिफिकली किसी की बात नहीं कर रहे, हम नॉर्मल एक चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी डिवाइस में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो डिवाइस हीटअप हो जाता है। अब हीटअप होने का रीज़न क्या होता है और किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उसको देखते हैं। देखिए रीज़न क्या होता है, मैं अभी आपको यहाँ सबसे पहले समझते हैं कि किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो किसी भी डिवाइस में अगर हीट जनरेट होती है तो वो हीट हमारे 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है इलेक्ट्रिक करंट। पहला फैक्टर क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा फैक्टर क्या है? रेजिस्टेंस कितना है उस कंडक्टर के अंदर। सो दूसरा फैक्टर क्या हो गया? रेजिस्टेंस। ठीक है। और तीसरा फैक्टर इस बात पर डिपेंड करता है कि वो डिवाइस कितने टाइम तक ऑपरेट हो रहा है। सो दैट इज टाइम। टाइम। सो ये 3 फैक्टर्स है जिन फैक्टर्स पे किसी भी सर्किट का, किसी भी डिवाइस का हीट जनरेट करता है। इन सबको कंबाइन करके एक फॉर्मूला बनता है। दैट फॉर्मूला और दैट हीट इज I²RT। ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हम इसको डिराइव करेंगे कि किसी भी डिवाइस में हीट जनरेट होती है तो कितनी हीट जनरेट हो रही है, हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। इसका एक और फॉर्मूला भी बनता है, दैट इज व्हाट? H इज इक्वल्स टू V²RT। Another one, and this equation is known as Joule's law of heating। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? Joule's law of heating। इस इक्वेशन को जूल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। सो आप इसे नोट करिए, फिर इस चीज़ को हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि किस तरीके से कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के थ्रू हीट जनरेट होती है और कैसे होती है, और हम इन फॉर्मूले को डराइव करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सपोज करिए हमारे पास एक कंडक्टर है। ये एक पोटेंशियल डिफरेंस या पावर सोर्स के थ्रू कनेक्टेड है। इस तरीके से, ठीक है। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। अब हमें पता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर, ये कंडक्टर लेते हैं इसको हम, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। किसी भी कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव करते हैं और करंट जनरेट होता है, करंट फॉर्म होता है। ये तो पता है ना हमें, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। अब क्या होता है कि ये यहाँ पे हमने एक बैटरी कनेक्ट करी है, वोल्टेज हमने यहाँ पे दे दिया इसको। इससे वोल्टेज अप्लाई करते ही क्या होगा कि यहाँ से जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे वो सारे के सारे इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज होंगे हमारे, वो सभी के सभी क्या करेंगे? इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। यहाँ से करंट I फ्लो करेगा इस सर्किट के अंदर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स इधर को मूव करते हैं, उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होती है किसकी? प्रोटॉन्स की, और वो करंट को फॉर्म करता है। ठीक है।
यहाँ पे समझिए, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करना शुरू करेगा, इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से जाएगा। इस सर्किट के अंदर जब पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करेंगे, सो उनको एक मूवमेंट मिलेगी इस तरीके से। ये इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी। जैसे ही हम इस डिवाइस के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर, जैसे इस कंडक्टर के अंदर हम ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनको पोटेंशियल डिफरेंस के लिए एक पोटेंशियल फोर्स मिल जाएगा, ऐसे कह लो आप। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इन पे रिपल्शन फोर्स लगेगा और दैट फोर्स हेल्प्स इन मूविंग दैट इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन फ्रॉम रैंडम डायरेक्शन। अब इसकी वजह से क्या होता है, जब ये भागना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इनके बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। ये इलेक्ट्रॉन इससे कोलाइड करेगा, इससे कोलाइड करेगा, इससे कोलाइड करेगा, ये इससे कोलाइड करेगा, ये इससे कोलाइड करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगी, इसमें डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगी। दैट डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा, उसकी वजह से क्या होगा कि करंट अपोज होगा, करंट सही से फ्लो नहीं करेगा, और दैट विल हेल्प इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल हीट। यहाँ पे हीट जनरेट होना शुरू हो जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ मूव करने में वर्क डन भी, तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट जो होती है उसको वर्क डन भी बोलते हैं हम लोग। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, work done per charge is called as what? Potential difference. Work done per charge is called potential difference, हमने पढ़ा हुआ है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से यहाँ पे क्या होगा, इन पे वर्क डन होगा। तो वर्क डन जो हमारा होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, V इंटू में Q भी लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको Q लिखता हूँ तो ठीक है, V इज इक्वल टू Q, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा हमारा। ठीक है, हमें एक फॉर्मूला पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, क्या पता है कि V इज इक्वल टू IR होता है। ठीक है, V इज इक्वल टू क्या आता है, IR। हम इन दोनों के दोनों क्या करेंगे, इक्वेशन को आपस में प्लस करते हैं, कंबाइन करते। देखिए क्या होता है, मैं इसको इरेज करता हूँ। देखिए आप यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ देखिए, ठीक है, तो इसको यहाँ समझते हैं ओम्स लॉ। अब क्या होता है, वर्क डन हुआ हमारा, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू में Q, और हमें पता है वर्क डन जो होता है V इज इक्वल टू क्या होता है, IR इंटू में Q। हमें एक चीज और भी पता है, Q इज इक्वल टू व्हाट, Q बाई T इज इक्वल टू I होता है। इलेक्ट्रिक करंट किसी सर्किट में जनरेट होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज तो इलेक्ट्रिक करंट होता है। सो बेसिकली Q इज इक्वल टू व्हाट, I इंटू में T। ओके, अब इन चीज को अगर हम कंबाइन करते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I R, और Q की जगह अगर हम ये वैल्यू प्लेस करते हैं, सो I T। सो बेसिकली W इज इक्वल टू व्हाट, I स्क्वायर R T। अब ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन हीट के फॉर्म में होगा। सो हीट जनरेट इज इक्वल टू वर्क डन, सो दैट इज H इज इक्वल टू I स्क्वायर R T। ठीक है, अगर यहाँ पे I इज इक्वल टू V बाई R हम अप्लाई करते हैं, सो H दैट इज इक्वल टू V स्क्वायर R T। सो R से R कैंसिल हो जाएगा, H इज इक्वल टू व्हाट, V स्क्वायर R N T। दिस इज द अनदर फॉर्मूला फॉर हीट। सो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिकल हीट फाइंड आउट करते हैं कि किसी भी कंडक्टर में, किसी भी
डिवाइस में अगर उसको हम कुछ टाइम तक यूज़ करते हैं तो जो हीट जनरेट होती है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। आई पे डिपेंड करती है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस पे दैट इज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, टाइम कितने टाइम के लिए हमने उसको यूज़ किया है। फिर अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में इसको फाइंड करना चाहे कि कितना हमने वोल्टेज अप्लाई किया से कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, तो उसके फॉर्म में भी हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज V²T/R। ओके, सो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट था। और इस टॉपिक में कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। ये डेरिवेशन है, एग्ज़ाम में कभी भी डेरिवेशन जो आता है 4 या 5 नंबर का आता है, सो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और कुछ डाउट होगा तो मुझे कमेंट करना, उसको अकॉर्डिंग रिप्लाई करेंगे, ठीक है। सो आज के इस टॉपिक में इतना ही रखते हैं, बाकी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। हो आपको समझ में आया हुआ है टॉपिक। थैंक यू।